तुमने जो कुछ भी कहना था कह लिया मनफरह, लेकिन मैं 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ये काम करना ही होगा। इसे डाइवर्स देकर उससे अलहदगी अख्तियार करना मेरी मजबूरी है। मैं कभी इसे अपने दिल में जगह नहीं दे सकता मनफरह। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, ये बात जब इसे पता चलेगी तो क्या वो मेरे साथ खुश रह सकेगी? बोलो मनफरह। तमही उस चीज़ ने कुर्बानी देने पर मजबूर किया है कि तुम्हारी दोस्त भी इसी शख्स को चाहती है जिसको तुम, तो जब ये बात महरीन को पता चलेगी तो क्या वो हर्ट नहीं होगी? बोलो। शरीम ने पेशानी पर बिल डाले कहा, इसे ये सब कुछ बताएगा कौन शरीम? इसे उस बात की भनक भी कौन पड़ने देगा? क्या मैं? नहीं, हर्गिज़ नहीं, आखिरी सांस तक इसे उस बात की खबर नहीं होने दूंगी। क्या दादी? नहीं, दादी ने हमेशा इसे भी अपनी बेटी माना है और दादी अपनी बेटी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। और हम दोनों के अलावा उस बात को सिर्फ तुम जानते हो, तो क्या तुम बताओगे? नहीं शरीम, तुम इसे कभी भी ये बात नहीं बताओगे। मनफरह ने अंगली अट्ठा कर वार्न करते अंदाज में कहा। हाँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर इसे ये बात नहीं बताऊंगा? मस मनफरह, मैं बताऊंगा, और आज जाकर सबसे पहले यही बात इसे बताऊंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। आप तो क्या, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इसे सिर्फ एक बात सोच सोच को तेश आ रहा था कि सबने इसे कठपुतली समझ लिया है। जिसका जो दिल चाह रहा है इसके बारे में वो फैसला कर रहा है। और यही गसा, यही तेश अब मनफरह के सामने निकल रहा था। अगर वाकई आप बताएंगे मिस्टर शरीम तो इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। मैंने कहा ना, मैं आपसे ये सब कुछ बताने के बाद भी शादी नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी अपनी दोस्त की आंखों में पहली मोहब्बत ना पाने की तशंगी नहीं देख सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे शरीम? मनफरह बेबस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, क्योंकि जानती थी अगर उसने जरा भी बेबसी जाहिर की तो शरीम इसे टोटता और बेबस होता नहीं देख सकेगा। समझ में नहीं रहा या समझ आप नहीं रही न मनफरह? आपको अपना आप नजर आ रहा है, अपनी दोस्त और इसकी मोहब्बत नजर आ रही है, आपको मैं क्यों नहीं नजर आ रहा? मैंने आपका क्या बगाड़ा जो आप मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही हैं? क्यों मनफरह, क्यों? बेबसी की हद पर तो उस वक्त शरीम खड़ा था, ऐसी हद के अगर आगे बढ़ेगा तो भी लाचारी है, अगर यही खड़ा रहे तब भी खालीपन है। जाए तो जाए, कहाँ करे तो करे क्या? शरीम, चलो मान लिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की खातर ही तुम्हें एक बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ। मुअरिन का हाथ थाम लो। उसके लिए अपने दिल को खाली करो, देखना वो खुद तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। बस इसे कुछ वक्त दो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। बस तुम्हें एक काम करना होगा, मुझे भूल जाओ, और मुझे यकीन है तुम्हारे लिए मुझे भूलना आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास मोहब्बत और चाहत लटाने वाला हर रिश्ता मौजूद है। तुम बस आगे बढ़ो शरीम, मुझे तुम खुद भूल जाओगे। अगर उस वक्त आप मजबूती और इस्तकामत की बुलंदी को देखना चाहते हैं तो मनफरह यासिर को देख सकते हैं। हर रिश्ता खोकर भी एक और रिश्ते की कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ी है। अपने महबूब, अपनी चाहत को अपनी दोस्त की झोली में मुस्करा कर डालने के लिए मुस्ताद है। वाह वाह मनफरह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इतनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अब तो मैं तुम्हें भूल कर ही दिखाऊंगा। अगर वाकई तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें न याद रखूं तो आज के बाद मैं तुम्हें भूल कर भी याद नहीं करूंगा। अगर ऐसा चाहती तो ऐसा ही सही, लेकिन मनफरह बात तो तब बने ना जब आप भी मुझे भूल जाएं। हने भूल जाओगी मुझे? शरीम ने यासीद से इसकी आंखों में अपनी नम आंखें डालते हुए पूछा। हम जब अपनी दोस्त को खुश देखूंगी तब मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और वैसे भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, बस एक इंसीत थी। और महरीन की मोहब्बत देखकर वो इंसीत भी जल्द खत्म हो जाएगी। बस मुझसे एक वद्दा करो शरीम। मनफरह ने आंखें नीचे करते हुए कहा। मैं क्यों कोई वद्दा करूं? कौन? लगता हूं मैं तुम्हारा जो तुमसे वद्दे और पैमान लेकर जाऊं। अगर अलग ही होना है हमेशा के लिए तो बना किसी वद्दे के, बना किसी अहद के, ताकि न वो अहद याद रहे और न ही अहद करने वाला। शरीम के मुंह से अल्फाज टोट टोट कर अदा हो रहे थे। उसका दिल चाह रहा था सामने खड़ी लड़की को झंझोड़ कर कहे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। अगर मरा नहीं तो सिर्फ सांसें होंगी, बाकी दिल मर्दा हो चुका होगा। लेकिन सामने खड़ी लड़की ने जिस तरह से झूठ कहा था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, अब वो उससे चाहकर भी सच नहीं निकलवाता था, क्योंकि जानता था वो अब नहीं बोलेगी। अगर मुझे से जरा सी भी मोहब्बत की थी तो बस एक वद्दा मुझसे कर लो शरीम। इसके बाद आइंदा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। सिर्फ एक चीज मांगना चाहती हूँ। वो आंसू को आने से बामुश्किल रोक रही थी।
फिर मुझसे भी एक वद्दा करोगी मुनफी, फिर जो मैं मांगूंगा तुम्हें भी वो देना होगा। शरीम ने जबत से आंखें मचते हुए कहा, मुझसे मुझे मत मांगना क्योंकि मैं अपनी दोस्त की चाहत पर डाका नहीं डाल सकती। तुम बस महरों के हो जाओ और मुझसे वद्दा करो। शरीम, जिंदगी की आखिरी सांस तक इसे ये बात पता नहीं लगने दोगे कि मैं और तुम कभी मिले भी थे। कभी नहीं शरीम, वरना याद रखो शरीम, जिस दिन इसे ये बात चली तो अच्छा नहीं होगा। मान लूंगा तुम्हारी हर बात, मानूंगा तुम्हारा हर वद्दा पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार सच कह दूं, क्या वाकई तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की? शरीम ने दुख से इसे देखते हुए कहा। कितने ही पल इनके नजदीक खामोशी से गुजर गए। सनाई दी तो सिर्फ घड़ी की टक टक। फिर बहुत देर बाद वो गुया हुई तो आवाज में लड़खड़ाहट मौजूद थी। लेकिन शरीम, तुम मेरा सच सुनने के बाद मुझसे किए वद्दा पूरा करोगे ना? तुम सच तो बोलो मनफरह। हम करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ शरीम, बहुत। लेकिन मैं मजबूर हूँ शरीम। कम अज कम तुम तो मुझे समझो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? अगर तुम भी मुझे नहीं समझोगे तो तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को कैसे समझाऊंगी? शरीम, मैं चाहती हूँ तुम मुझे समझकर मेरी मजबूरी मानकर खुद मुझे छोड़ दो। प्लीज शरीम, मुझे और कमजोर मत करो। अगर मैं कमजोर हो गई तो अब मुझे फिर से खड़ा करने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है शरीम, मेरी उस मोहब्बत को वास्ता जो तुम मुझसे और मैं तुमसे करती हूँ। चले जाओ, जहाँ से आए हो, जिसके नाम जिंदगी लखवाकर आए हो, इसके पास चले जाओ। मुझे समझो शरीम, मैं सब छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी दोस्त और इसकी दोस्ती को नहीं छोड़ सकती। मैं खुद गर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे खुद गर्ज बनना पड़ेगा। अब जाओ खदारा शरीम, जाओ। इसे नहीं मालूम था कि वो रो रही है। गला खुश्क हो गया था और चेहरा आंसुओं से तर। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जरा फासले पर बैठी दादी भी इसे टोटिता देखकर रो रही थीं, और सामने खड़ा शरीम जो इतनी देर से इसे नहीं समझ पा रहा था अब समझ गया था। मनफरह के आंसुओं भरे अकरार ने इसे रुला दिया था। वो रो रहा था खुद के लिए कम और टोटी बिखरी अपनी महबूब, अपनी मोहब्बत के लिए ज्यादा। चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारे उस अकरार के वास्ते तुमसे किए गए हर वद्दे को पूरा करूंगा। इसे खुश रखूंगा ये सोचकर कि इसके खुश रहने से तुम खुश होगी। इसे कभी ये बात नहीं बताऊंगा ये सोचकर कि चलो एक वद्दा तो तुमसे क्या हवा पूरा कर लूं। लेकिन सिर्फ ये वद्दा पूरा कर सकता हूँ। तुम्हें भूल जाने का वद्दा पूरा नहीं करूंगा मनफरह। तुम मुझे भूल जाना मगर मैं नहीं भूल सकता। शरीम ने अपने आंसू साफ किए और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। शरीम, इसे कभी उस बात का पत्ता न लगने देना। मुझसे जुड़ी हर याद, हर बात को मुटा देना ताकि वो कभी उस राज को जान न पाए, क्योंकि शरीम मैं जानती हूँ जिस दिन इसे ये सब पता लगेगा वो मरना पसंद करेगी। और मैं इसे मरता नहीं देख सकती। मेरी तस्वीर, मेरा नंबर, मेरा हर मैसेज सब मुटा देना प्लीज। मनफरह जमी को घूरती उससे ये सब कह रही थी। कोशिश करूंगा ये सब मुटा देने की, लेकिन अगर न कर सका तो मुझे माफ कर देना। शरीम ने एक आखिरी नज़र मनफरह पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। निकलने से पहले इसने कहा, अपना ख्याल रखिएगा दादी, और अपनी पूती का भी। मैं आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप दोनों न आएं। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। शरीम ने मड़ के नहीं देखा था, बस एक बार घर को अच्छी तरह देखा और चला गया। ये तेरी खाम ख्याली कि तो मुझसे जिदा होगा, गर्तवम से जिदा होगा, ये बंदा नाचीज फना होगा। बछड़ के मुझसे ये मत सोचना, हम भूल गए तमी। तो मेरे दिल में बसा था, बसा है और बसा होगा। न आए यकीन तो देख लेना चीर के मेरा सेना। एक तेरा नाम दिल पे लिखा था, लिखा है आवर लिखा होगा। कोमा 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 कोमा। क्या अजब सबूत मांगा उसने मेरी मोहब्बत का। मुझे भूल जाओ तो मैं मानूं तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। शरीम कार में बैठा मुस्सिल रो रहा था। आंसू थे कि रकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिसकियां तवातर से जारी थीं और लबों पर अपने रब से ढेर सारे शकों का सिलसिला जारी था। क्यों मैं अल्लाह, क्यों? अगर मेरा नसीब इसके साथ न था तो क्यों मिली थी वो मुझे? कहूँ आपने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली थी। अलही क्यों, अगर मुझे उस से मोहब्बत हो ही गई थी तो फिर मेरे लिए किसी और को क्यों चुना? और फिर जिसे चुना वो भी उसकी दोस्त को ही। मैं क्या करूं मेरे मौला, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। नहीं चाहिए मुझे महरीन, मुझे बस मनफरह चाहिए। मेरे अल्लाह, या तो मुझे वो दे दे या मेरे दिल को सुबर्दीग। शिकवे थे अपने रब से कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो
पिछले 2 घंटे से सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। कितनी ही बार आंखों में पानी जमा होने के बावजूद इसे साफ नजर न आ सका और वो गाड़ी ठोंकते ठोंकते बचा। सालिहा बेगम कितनी ही बार इसे कॉल्स कर चुकी थी लेकिन वो रेसियो नहीं कर रहा था। बलाख जब थक गए गाड़ी चला चला कर आंसू बहा बहा कर और अपने रब से शकवा कर करके तो गाड़ी एक साइड पर लोकर रोक दी। बलकल खाली अजहनी के आलम में बैठा था, हर एहसास से आरी सिर्फ सांसों का आना जाना जारी था। सड़क पर अका दुका गाड़ी ही चल रही थी क्योंकि वो एक सुनसान सड़क से गाड़ी ला रहा था ताकि ज्यादा शोर न सुन सके। चारों तरफ एक खामोशी थी, ऐसे में उस खामोशी को इशा की आजान की आवाज ने तोड़ा। इसके कानों को उस वक्त ये आवाज बहुत भली लगी, मौज़म की कानों में रस घोलती आवाज। ऐसा न था कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की टेंशन ने इसे नमाज से दूर कर दिया था। लेकिन आज जब दिल बलकल टूट गया, मायूसी ने अगेरा यासीत हर एहसास पर गालिब आ गई, तब इसे उस आवाज ने चौंकाया कि कोई नहीं, फरियाद सुनने वाला तो क्या हवा रब तो है ना। वो सनेगा मेरी, वो मानेगा मेरी, वो अता करेगा मुझे। अगर उसने मेरी किस्मत में मनफरह लिखी होगी तो मनफरह मिलेगी, अगर वो न मिल सकी तो मेरा रब मुझे सुबर दे देगा, सुकून दे देगा। यही सोचकर अजान की आवाज को दिल में उतारता हवा गाड़ी से उतरा और मस्जिद का रुख किया। मस्जिद के अंदर पहुंचकर पहले अच्छी तरह वजू किया, फिर इमाम के साथ बाजमात इशा की नमाज अदा की। इसके बाद दोनों हाथों को दा के लिए उठा दिया। कितनी ही देर बस खाली हाथों को देखता रहा, फिर गुया हवा, मेरे अल्लाह मेरा दिल भी बलकल ऐसा हो गया है मेरे हाथों की तरह खाली। मैं अच्छा बंदा नहीं हूं ना, इसीलिए आप मुझे मनफरह नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूं कि आप मुझे महरीम दे दी। मेरे अल्लाह मुझे मनफरह चाहिए, प्लीज अल्लाह जी मुझे मनफरह दे दी, फिर मैं कभी कोई गिना नहीं करूंगा, हर वो काम करूंगा जो आपका पसंद है। मेरे अल्लाह मैं तो कभी किसी का दिल भी नहीं दिखाता, अपने मुंह बाप की भी हर बात मान लेता हूँ, और अल्लाह जी मुनफी को भी इसीलिए अपना बनाना चाहता हूँ कि इसका कोई भी तो नहीं है, वो बलकल अकेली है। अगर मैंने भी इसे छोड़ दिया तो वो किसके पास जाएगी। अल्लाह जी कोई रास्ता निकाल लीजिए ना, आप तो इतने बड़े बड़े मिसाइब से लोगों को निकाल लेते हैं, फिर मुझे क्यों नहीं। वो मुसलसल मनाजात में मसरूफ था। आंसू की एक लड़ी थी जो आंखों से बहाकर इसके हाथों के प्याले में जमा हो रही थी। मुझे आपसे कोई शकवा नहीं अल्लाह जी, आपने मुझे बचपन से लेकर अभी तक पर वो चीज़ दी जो मैंने आपसे मांगी भी नहीं। अब भी मुझे आपसे कोई शकवा कोई नाराज़गी नहीं है, बस मुझे मनफरह दे दी। अगर आपने मेरी किस्मत में इसे नहीं लिखा तो फिर मुझे सुकून ही दे दी, और सिर्फ मुझे ही नहीं इसे भी सुकून दे दी, वो मेरे बगैर खुश रह सके, और इसे मुझसे भी अच्छा, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स अता कीजिए। रब ताला के आगे अपनी मनाजात और दाएं पेश करके अब इसके दिल को कदरे सुकून आ गया था। आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेरता हवा वो उदा से फारग हवा, चेहरे को साफ किया और खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस खारिज करके मस्जिद से बाहर निकल आया। गर्मियों की रातें थी, नमाज और दा से फारग होते होते ही इसे 9:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। गाड़ी में बैठकर मोबाइल चेक किया तो अब मुमा के साथ साथ बाबा और अरहम की कॉल्स भी आई हुई थी। इसे अफसोस हवा कि इसकी वजह से सब घर वाले भी परेशान हो गए, सो बना जरा भी देर किए अरहम को घर आने का मैसेज करके गाड़ी घर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। घर पहुंचते ही इसका सामना सबसे पहले सालिहा बेगम से हुआ। कहाँ थे बेटा इतनी देर से, कब से सब तमही फोन कर रहे हैं, न कोई कॉल रेसियो की न कोई मैसेज, मेरा दिल कितना परेशान हो रहा था। सालिहा बेगम ने तशवीश के आलम में इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। सॉरी मामा, मोबाइल गाड़ी में रखा था और मैं बाहर था। सॉरी अगेन, आप लोग इतना परेशान हो गए मेरी वजह से, शरीम ने शर्मिंदगी से कहा। बेटा शरीम, लेकिन आप थे कहीं ये तो बताओ, सब ठीक है ना। मुझे आप अब भी ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है मेरे शामी, मुझे बताओ, मैं आई से नहीं देख सकती अपने बेटे को। अगर मेरा बेटा खुश नहीं है तो मैं आज ही आपके बाबा से बात करती हूँ। सालिहा बेगम ने इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। अरे मामा, मेरी प्यारी मामा, मैं बलकल ठीक हूँ, बस ऐसे ही जरा अफसुर्दा था, लेकिन अब ठीक हूँ। आप बलकल परेशान न हूँ, बाकी मैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह खुश भी हो जाऊंगा, लेकिन आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगी, और न अब आप परेशान होंगी। शरीम ने इनका हाथ अपने गाल से हटाकर अपने हाथों में लेकर कहा। मगर तुम तो मुझे खुश तो दूर की बात मुतमईन भी नहीं रख रहे। सालिहा बेगम ने गमगीन लहजे में कहा। मामा मुझे कुछ वक्त तो देना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा।
आप परेशान न हों। शरीम ने अपने हाथ में लिया इनका हाथ नरमाहट से छोड़ते हुए कहा। अच्छा, तुम मुझे उस लड़की से कब मिलवा रहे हो? मैं उससे मिलकर उससे मुआज़रत करना चाहती हूँ। नहीं मामा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे सब बता दिया है, वो अब समझ गई है। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, उसने अब हालात को अच्छी तरह समझकर खुद मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया है। शरीम ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। वो बहुत अच्छी थी क्या बेटा? सालिहा बेगम को शरीम की आंखों में अपनी मोहब्बत छोड़कर आने का दुख हिलकोरे लेता नजर आया। हाँ, अच्छी तो थी, कभी तो मुझे समझ गई, मगर आपकी पसंद की हुई लड़की भी बहुत अच्छी है मामा, बस कुछ वक्त लगेगा, मैं इसके साथ सेट हो जाऊंगा। बस मुझे आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे और अरहम की खुशियों के लिए हर वक्त दागो रहती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी मामा। बस अब आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। शरीम ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। सालिहा बेगम ने किचन का रुख किया। नहीं मुमा, अभी खाना नहीं, कुछ देर बाद खा लूंगा, अभी मैं कुछ देर लेटना चाहता हूँ। शरीम ने इतना कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सालिहा बेगम खामोश और उदास नजरों से इसे जाता देखती रही। शरीम को कुछ देर अकेले आराम करने देते हैं, तब तक हम चलते हैं मुनफरह के पास, जिसका हाल भी बिल्कुल शरीम जैसा ही है। खामोश मगर गम और दुख से चौर, पुरसकून मगर अंदर से टूटा हवा। कोमा 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 कोमा। शरीम के जाने के बाद एक सेकंड भी दादी के पास नहीं रुकी थी, क्योंकि जानती थी कि अब इसका जबत टूट जाएगा। आंखों में आने वाले आंसू जो इसने कितनी देर से आंखों की बाड़ के अंदर छपाए हुए थे, अब उन पर मजीद बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो फौरन वहां से उठी और ऊपर छत पर आकर बैठ गई। चांद अपनी चांदनी में पूरी तरह नहाया हुआ था। इसके उर्द गिर्द बेशुमार तारे थे, लेकिन वो अकेला था और मुनफरह को उस वक्त अपना आप भी बिल्कुल ऐसा ही अकेला लगा। छत पर आकर वो काफी देर यूनाई चांद को तकती रही, फिर एक सिसकी निकली, दूसरी सिसकी, तीसरी सिसकी, और उससे मजीद खुद को न रोका गया। वो दीवार के साथ पश्त लगाकर बैठती चली गई और उसने उस बार खुद को रोने से नहीं रोका था। सर घुटनों में डुबाए वो उस वक्त सिर्फ आंसुओं के जरिए अपना गम बाहर निकालने में मशगूल थी। वो आज ही एक साथ सारा रो लेना चाहती थी, ताकि आज के बाद उस गम पर, उस दुख पर इसे कभी न रोने पड़े, लेकिन ये इसकी सोच थी कि वो आज एक बार ढेर सारा रोकर शरीम को भूल जाएगी। नहीं, वो इसे कभी नहीं भूल सकती। वो इसकी पहली मोहब्बत है और पहली मोहब्बत भुला कब भुलाई जाती है। बहुत सारा रोकर वो एकदम ही चुप हुई थी और खुद को सर्जनिश की थी। जब अपनी दोस्त के लिए खुद ही रिश्ते से हटी हो मुनफरह, तो भला फिर ये आंसू क्यों, फिर ये रोना क्यों? अगर दिल बड़ा किया है, कुर्बानी दी है, तो फिर ये मातम क्यों? नहीं मुनफरह, न तमही रोना है, न अफसोस मनाना है, तमही तो खुश होना चाहिए कि आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुम हमेशा सोचती थी ना कि मोरू तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, कभी तुमने उसके लिए कुछ नहीं क्या? लो, आज करवा लिया तुमसे तुम्हारे रब ने दोस्ती का हक अदा। तो आज तो तुम्हें खुद को मुबारकबाद देना चाहिए कि तुम खुद की नज़रों में सुर्खरो हो गई। वो खुद से बातें कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद दिल के एक कोने से आवाज आती थी, इसे रोक लो। सारी जिंदगी इसके साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे, अब इसके बिना कैसे गुजारोगी? वो तुम्हारा है, उसने तुमसे मोहब्बत की है, वो तुमसे वद्दा करके गया था। दिल की सदा जब बैन में बदलने लगी तो उसने खुद को डपटा। खबरदार, जो आइंदा शरीम को अपना कहा, अब वो किसी और का है। किसी और का हक है कि वो इसे सोचे, इसे ख्यालात की माला में परोए, इसके साथ जिंदगी के हुसन ख्वाब देखे। तुम्हारा अब उस पर कोई हक नहीं। आइंदा उसके बारे में सोचने से पहले अपनी दोस्त के बारे में सोचना कि तुम इसकी अमानत में खयानत कर रही हो। खुद को डपते हुए उसने ख्यालात से सर झटका। दुपट्टे के पलों से सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी, चेहरा अच्छी तरह साफ किया और एक नए अज़्म और इरादे के साथ खड़ी हुई। आज के बाद मैं इसे कभी नहीं सोचूंगी। मेरी जिंदगी में वो कभी आया ही नहीं था। मेरी जिंदगी की स्लेट इसके नाम के बगैर ज्यादा ठीक रहेगी। वो किसी और का नसीब है, मेरा नहीं। और हम अब न मैं उससे कभी मिलूंगी, न कभी इसका सामना करूंगी, इंशाल्लाह। अपने अंदर की आसूदगी को उम्मीदों की फवार से नम करते हुए उसने नीचे की तरफ कदम बढ़ाए, जहां दादी अभी तक किसी तरह बैठी इसका इंतजार कर रही थी। कोमा 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 कोमा। एक नई सुबह का आगाज हवा। हर जी रोह अपनी मंजिल, अपने मिशन की तकमील के लिए निकल पड़ा।
मनफरह और महरीन भी आज साथ कॉलेज आई थीं। इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे, लिहाजा पूरा कॉलेज कचाकच स्टूडेंट्स से भरा था। क्योंकि महरीन पूरे 1 माह बाद कॉलेज आई थी, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें थीं जो इसे मनफरह से समझना थी। ऐसे में इनके पास पढ़ाई के अलावा बाकी किसी बात का वक्त ही नहीं था। यही वजह थी कि मनफरह मुतमईन थी कि चलो अच्छा है, पढ़ाई में मसरूफ़ रहने के बावजूद उन्हें वक्त नहीं मिल सकेगा कि वो शरीम से मुताल्लिक बात कर सकें। गोका वो खुद को हर तरह से तैयार कर चुकी थी, फिर भी डर था कहीं दिल एक बार फिर इसके नाम और इसके जिक्र पर धड़कना न शुरू कर दे। लेकिन ये मनफरह की खाम ख्याली थी कि महरीन इसका जिक्र नहीं करेगी। पढ़ाई से जैसे ही ज़रा फुर्सत मिलती, महरीन के पास सिर्फ एक ही जिक्र होता, शरीम, शरीम और शरीम। वो बहुत मोहब्बत से इसका जिक्र करती थी। इसका नाम तक लेते हुए इसकी आंखों की चमक में इजाफा होता था, चेहरे की लाली बढ़ती और होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो जाती थी। ऐसे में मनफरह सिर्फ मुस्कुराहट के साथ इसका जिक्र सुनती थी, लेकिन ये मुस्कुराहट इसके लिए किस कदर जबरी होती थी ये सिर्फ वो और इसका रब जानता था। लेकिन अब इसे यही सब करना था। चंद चीज़ें अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, न चाहते हुए भी बार बार शरीम का जिक्र सुनना, इसके नाम पर दिल को काबू में रखना, और सबसे बढ़कर जबरी मुस्कुराहट। आज कॉलेज में इसका दिन बहुत भारी गुजर रहा था। वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी, लेकिन अब से पहले घर नहीं जा सकती थी क्योंकि पेपर्स की वजह से जल्दी ऑफ देना ख़त्म कर दिया गया था। चारों नाचार वो महरों से शरीम की बातचीत सुनती रही, वो इसे रोक भी नहीं सकती थी। बाला आँख छठी का वक्त आया और उसने सुकून की सांस ली। कोमा 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 कोमा। दरवाज़ा काफ़ी देर से बजा जा रहा था। नफीसा आंटी ने दरवाज़ा खोला। इस्लाम अलैकुम, शरीम ने बाहर से ही सलाम किया। वल्लैकुम अस्सलाम, आओ बेटा अंदर आओ। वो इसे देखकर खुश हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही दादी ने उन्हें भी शरीम के किए वद्दे से मुताल्लिक बता दिया था। नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं हूँगा, बस ये एक बॉक्स है, ये आप मनफरह को दे दिएगा। शरीम ने एक मनी साइज शॉपिंग बैग नफीसा आंटी को पकड़ते हुए कहा। अरे लेकिन बेटा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? उन्हें इसका ये राया कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो असल बात से नावाकिफ थी। अब मैं कभी यहाँ नहीं आ सकता आंटी, पता नहीं शायद किस्मत कभी ले आए, लेकिन अभी तो जो वद्दा किया है न आने का वो निभाना होगा। शरीम ने दरवाजे से अंदर उस जगह को देखते हुए कहा जहाँ उस जालिम लड़की ने इसे सबसे खूबसूरत खिताब से नवाजा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। बेटा, आप दादी से तो मिल लो। मनफरह बेटी तो वैसे भी अभी कॉलेज से नहीं आई है। नफीसा आंटी को यही लगा था कि शायद इसका मनफरह से कोई झगड़ा हुआ है, जभी वो अंदर आना नहीं चाहता। अच्छा चली, दादी से एक आखिरी मुलाकात कर लेता हूँ। लाएं, ये मुझे भी, मैं दादी को दे दूंगा। शरीम ने दरवाजे से अंदर आते हुए नफीसा आंटी से शॉपिंग बैग लेते हुए कहा। दादी लाउंज में रखे अपनी मखसूस जगह अपने तख्त पर बैठी थीं। जगह भी वही थी, औजूद भी वही था, लेकिन आज इनके चेहरे पर वो शादाबी नहीं थी जो इनके चेहरे का हिस्सा थी। आज तो उस शादाबी की जगह एक हज़्न व मलाल छाया हुआ था। शरीम को सामने से अंदर आता देखकर इनकी आंखें झलमल होने लगी। वो समझी शायद वो कोई खुशी की नवीद लेकर आया है। इस्लाम अलैकुम, उसने दादी का इजाफा नहीं किया था। वल्लैकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ऐठो आओ, दादी ने अपने बराबर में इसकी जगह बनाते हुए कहा। क्या अब मैं आपको दादी भी नहीं कह सकता? शरीम ने किनारे पर बैठकर आहिस्ता से कहा। क्यों नहीं बेटा, कहो, ज़रूर कहो, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ। तुम मुझे हमेशा अपनी दादी कह सकते हो। दादी ने इसके झके चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा। वो जानती थी वो किस करीब से गुजर रहा है। हम्मम में ये देने आया था दादी, बस आप ये मनफरह को दे दीजिएगा। ये मैंने उसके लिए तब लिया था जब आपके लिए शाल लाया था, लेकिन जब ऐसा कोई रिश्ता न था कि दे सकता, सोचा था बात पकी होने के बाद दूंगा, लेकिन अब कौन सी बात और कौन सा रिश्ता? रिश्ता तो अब भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये मैंने उसके लिए इसके नाम पर खरीदा था, सो इसी को मिलना चाहिए। आप उस तक पहुंचा दीजिएगा, बस यही देना था। मैं चलता हूँ। मनफरह कॉलेज से आती होगी, शायद मुझे यहाँ देखकर इसे अच्छा न लगे। शरीम ने एक आखिरी नज़र दादी पर डाली और चला गया। दादी ने इसे नम आंखों से दरवाजे तक जाते देखा, लेकिन इनकी हिम्मत न हुई कि वो इसे रोक लें क्योंकि अब फायदा ही क्या था रोकने का, इसे जाना ही था आज या कल। और फिर दादी को ये भी खदशा था कि अगर मनफरह के साथ महरो भी आ गई तो उसके यहाँ होने का वो क्या जवाब पेश करेंगी, इसीलिए उन्होंने इसे नहीं रोका था।
कोमा 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 कोमा। दोपहर की तपती धूप में मनफरह घर पहुंची। सारे रिश्ते इसे मुख्तलिफ जुमलों की बाज़ सुनाई देती रही थी। महरों के शरीम की तारीफ में कहे गए जुमले वो बार बार अपना जहन भटका रही थी और धीरे धीरे वो उस कोशिश में कामयाब भी हो रही थी। इसे यकीन था बहुत जल्द वो उस फेज से निकल आएगी और फिर इसे महरों की कोई भी बात याद नहीं रहेगी, न महरों की बातें न शरीम की। घर पहुंची, फ्रेश हुई, खाने वगैरह से फारिग हुई तो उस दौरान इसने महसूस किया कि दादी बहुत चुप हैं। इसे लगा शायद अभी तक वो उस बात को दिल से कबूल नहीं कर पाए हैं। फिर इसे खुद से एहसास हुआ कि उसने भी तो कल से अब तक दादी से बात नहीं की थी, हालांकि ये ज़रूरी था कि वो दादी से उस मुतालिक बात करती, उन्हें मुतमईन करती कि वो ठीक है। इसीलिए वो दादी के बेड पर ही दादी के बलकल पास आकर लेट गई। मेरी प्यारी दादी इतनी खामोश क्यों हैं? मनफरह ने एक हाथ की कहनी से टेक लगाकर उठते हुए कहा। नहीं मेरे बच्चे, बस यूं नहीं, अब बात करने को, कुछ कहने को बुला रही किया गया है, दादी ने छत को घूरते हुए कहा। दादी ऐसी बातें न करें, अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो यकीन कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये सब हमारी तकदीर में ऐसे ही लिखा था, सो उसको ऐसा ही होना था। मुझे देखिए, आपको लग रहा है कि मैं टूटी हूँ, बिखरी हूँ, नहीं ना, मैं पहले भी बहादुर मनफरह थी और अब भी वही हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैंने अपनी दोस्त की खुशियाँ उससे नहीं छीनी। और दादी, मुझे तो हमेशा खुश ही रहना है अपने नाम की तरह, आपने ही मेरा नाम रखा था ना, ये सोचकर कि मेरे नाम का मतलब खुशी है, सुकून है, तो फिर क्यों न मैं खुश रहूं। और फिर मेरी ही खुशी से आप सब की खुशियां जुड़ी हैं, आपकी, महरों की और शायद शरीम की भी। अगर मैं खुश न रही तो आप सब मुझे गमगीन देखकर अपनी खुशियों को भूल जाएंगे। इसीलिए मेरी प्यारी दादी, मेरा यकीन कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब आप भी ठीक हो जाएं और भूल जाएं जो कुछ भी हुआ। मेरी प्यारी दादी, मनफरह ने अपने दोनों हाथ इनके गले के गिर्द डालते हुए कहा। अगर तुम मुतमईन हो, खुश हो, तो मैं तो तुम्हें देखकर जीती हूँ, मैं भी ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ, मेरी तरफ से मेरी बच्ची, मैं जल्द ये सब भूल जाऊंगी, दादी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हम, ये हुई ना अच्छी बात। मनफरह ने यह कहकर अपना सर इनके कंधे से टिका दिया और आंखें मूंदे ली। दिल में हिल्की हिल्की दर्द की शिद्दत अब भी बाकी थी, कुछ खो देने की किस्क अब भी थी, खैर उस किस्क ने तो हमेशा ही रहना था। आज शरीम आया था, तुम्हारे लिए ये देकर गया है। मनफरह आंखें मूंदे सोने की कोशिश कर रही थी जब इसे दादी की आवाज आई। उसने झटके से अपना सर उठाया और दादी के हाथ को देखा जिसमें एक मनी साइज शॉपिंग बैग था। ये क्या है, और आपने उससे क्यों लिया? जो भी है आपको इसे वापस कर देना चाहिए था, मनफरह ने हाथ बढ़ा के बैग लेते हुए कहा। कह रहा था जब मेरे लिए शाल ली थी, इसी वक्त तुम्हारे लिए ये भी लिया था। उस वक्त नहीं दे सका था, लेकिन अब दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही लिया था, तुम्हारी अमानत के तौर पर रखा था, इसीलिए इसे रख लो। दादी ने शरीम की बात उस तक पहुंचाई। नहीं दादी, मैं इसे नहीं रख सकती, प्लीज कल इसे बुला लूंगी, आप इसे वापस कर दीजिएगा, मनफरह ने बैक साइड टेबल पर वापस रखते हुए कहा। ले लो बेटा, कोई निशानी तो हो ना तुम्हारे पास इसकी, बहुत मोहब्बत से देकर गया है, दादी ने शरीम की वकालत करते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हैं आप दादी, अगर मोहब्बत से देकर गया है तो शायद वो भूल रहा है अब इसकी हर मोहब्बत की हकदार कोई और है, अगर मुझे ऐसी मोहब्बत से गिफ्ट्स देता रहा तो ये वो खयानत कर रहा है महरों के साथ। और निशानी, आप किस निशानी की बात कर रही हैं? मैं इसे भूलना चाहती हूँ और आप कह रही हैं निशानी रखूं ताकि कभी इसे भूल ही न सकूं। दादी, आप भी ना क्यों चाहती हैं कि मैं इसे याद रखूं, क्यों चाहती हैं कि मैं जिंदगी में आगे न बढ़ सकूं? मनफरह ने शक्वा कनु नजर से दादी को देखा। भूल तो तुम वैसे भी इसे नहीं सकती, चाहे उसकी निशानी पास रखो या न रखो, लेकिन बेटा अब ये मैं इसे वापस नहीं कर सकती, तुम खुद वापस कर देना, मैं अब सो रही हूँ। दादी ने ये कहकर सोने के लिए रुख मोड़ लिया था, ये उस बात की तरफ इशारा था कि वो उस पर मजीद बात नहीं करेंगी, अगर वापस करना है तो तुम खुद कर देना वरना इसे रख लो। मनफरह यूनाई खाली नजरों से शॉपिंग बैग को तकती रही, फिर इसे उठाकर अपनी अलमारी में लॉकर खोलकर बना खोले बना देखे रख दिया। कोमा 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 कोमा। सालिहा, हम चाह रहे थे कि अजीम और इसके घर वालों को आज रात डिनर पर बुला लें। नाश्ते की मेज पर चजरुन नफोस मौजूद थे। अकराम साहब ने तेनू को देखते हुए कहा।
इनकी बात पर शरीम का पराठे वाला हाथ मुंह तक जाता हुआ बीच में रुका, लेकिन उसने जल्द खुद को कंपोज किया और मुंह में नवाला डाला। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद उनसे मिल ही नहीं सके। मैं शुम्सा को कॉल करके कह देती हूँ कि आज का डिनर वो सब हमारे साथ करें। सालिहा बेगम ने मुस्करा कर अपने शोहर से कहा, और एक नज़र शरीम पर डाली। हम और अफसा और इसके अम्मी अबू को भी बुला लो ताकि सबकी मुलाकात एक दूसरे से हो जाए और फिर आज ही शादी की तारीख पर भी बातचीत कर लेंगे। क्यों भाई बच्चों ठीक है ना? अब करनी है शादी या अभी भी 10-12 साल और इंतज़ार करना है? अकराम साहब ने अरहम और शरीम को देखते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा। बाबा बिया की कर दी ना अभी? मेरा तो अभी निकाह हवा है, शादी 1-2 साल बाद हो जाएगी। शरीम ने कहा क्योंकि वो अभी खुद को वक्त देना चाहता था। बल्कि भी नहीं, हमें तो अपनी दोनों प्यारी प्यारी बहनें अब अपने घर में चाहिए। बिया जरा अपनी मां का भी ख्याल करो, कब तक तुम दोनों को पालती रहेंगी? अब जरा उन्हें आराम करने दो और अपनी खिदमत अपनी बेगमात से करवाओ। अकराम साहब ने दोस्ताना लहजे में इन दोनों को छेड़ा। मामा आप थक गई क्या हमें पालकर? अरहम ने हमदर्दी से पूछा। हर्ज नहीं बेटा, मैं भला अपने बच्चों को पालकर इनकी खिदमत करके क्यों थकूंगी? तुम्हारे बाबा भी ना बस ऐसे ही बोल रहे हैं और हम खबरदार जो ये कहा कि मैं अपनी बहू को काम के लिए ला रही हूँ। मैं तो दोनों को अपनी बेटियों बनाकर लाऊंगी। मेरे घर को खुशियों से महकाने आएंगी वो दोनों तो। सालिहा बेगम ने मुस्करा कर दोनों को तस्वर में सोचते हुए कहा। शरीम खामोश बैठा सोच रहा था कि ये सब गुफ्तगू ये सब कुछ उसने मनफरह के लिए सोचा था कि वो लड़की जो माँ बाप की मोहब्बत नहीं पास की थी यहाँ आखिर से माँ बाप भाई बहन सब का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इसकी किस्मत में ये सब नहीं था, सो नहीं मिला। शरीम बेटा आप क्या सोच रहे हैं? अकराम साहब ने शरीम कर अपने ख्यालात में गुम देखकर पूछा। कुछ नहीं बाबा, आप सबकी बातें सुन रहा हूँ। शरीम ने मुस्करा कर कहा। बाबा ये आजकल सिर्फ महरीन के ख्यालात में डूबा रहता है। मेरी करें ना करें शादी इसकी जरूर कर दी। हा हा हा, पूरा मुजनू हो गया है ये। अरहम ने इंक मारते हुए शरीम को छेड़ा। कोई नहीं, अपने पास से हाँक रहे हैं बाबा ये। मैं तो कुछ और सोच रहा था। महरीन को क्यों सोचने लगा भला? उसने घूरते हुए अरहम को देखा। अरहम अब ताओ दिलाने वाली मुस्कराहट के साथ इसे ही देख रहा था। क्यों नहीं भाई, आप बल्कि इसे सोच सकते हैं। मनकोहा है वो आपकी, स्विची भी देखें भी, बल्कि मिल भी सकते हैं। इसीलिए तो आज रात हम दोनों को यहाँ बुला रहे हैं ताकि हमारे दोनों बेटे अपनी लाइफ पार्टनर से मिल सकें। वो अपने बच्चों को बल्कि अपना दोस्त समझते थे, इसीलिए बातचीत भी बल्कि दोस्तों वाली कर रहे थे। लेकिन वो अनजान थे कि वो तो अपनी औलाद को दोस्त समझते हैं, लेकिन दोस्ती के बावजूद इनका बेटा उनसे दिल की बात नहीं कह सका था। जी बाबा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बिया की शादी कर दी, क्योंकि इनकी मंगनी को तो इतना वक्त हो गया, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी गए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ वक्त दी, मैं कम अज कम महरीन को समझ तो जाऊं। शरीम ने मनाने वाले अंदाज में कहा। इसे लग रहा था कि कुछ वक्त के बाद वो मनफरह को भूल जाएगा तो महरीन को इसका जायज़ हक दे सकेगा, लेकिन अभी अगर शादी हुई तो वो महरीन को वो मकाम नहीं दे सकेगा जो इसका हक है, क्योंकि अभी तो वो मनफरह को ज़रा भी नहीं भूल सका था। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि थोड़ी डेटिंग सेटिंग करो अपनी मनकोहा के साथ? थोड़ा घूमना फिरना, मैसेजिंग, रात देर तक कॉल्स, लड़ना झगड़ना, रोटना मनाना, ये सब करो, बल्कि पके अश्कों वाली हरकत। इसीलिए वक्त मांग रहे हो है ना? अरहम ने ठोड़ी के नीचे हाथ की मट्ठी बनाकर रखते हुए कहा। अकराम साहब और सालिहा बेगम को इसकी बात पर हंसी आ गई, जबकि शरीम को तो तप ही चढ़ गई। आप चुप होने के कितने पैसे लेंगे? पैसा मेरे पास बहुत, तो बस मुझे अपनी वो पेरिस वाली वॉच दे दे जो तेरी बर्थ से पर बाबा ने तुझे दी थी। अरहम ने हमेशा उससे मांगी गई चीज़ एक बार फिर मांगी, जो इसे पता था वो कभी नहीं देगा। हमेशा मेरी चीज़ों पर नज़र रखें आप। खैर बाबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी न करें ना। शरीम ने एक बार फिर मनाया। देखो शामे, बेटा शादी तो होनी है ना आजकल या अगले साल। असल में मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब कुछ वक्त अब्बा जान के पास रहूं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप दोनों की शादी कर दूं, फिर मैं कुछ वक्त तक अब्बा जान के पास रहूं, और जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा तो आपकी मामा भी जाएंगी, फिर पीछे से आप दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बस महरीन बेटी के पेपर्स खत्म हो जाए फिर शादी शुरू करते हैं। अकराम साहब ने दोनों को देखते हुए हतमी फैसला सुनाया।